बजट 2024-25 है। इसमें विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप शीर्षक लिख सकते हैं। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप। इसमें 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया। 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया है। कौन कौन सी भाई? एक तो है अन्नदाता, दूसरा है गरीब, तीसरा है महिला है, और चौथा कौन है? युवा। 4 विशेष जातियों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा 4 प्रमुख विषय भी हैं। इसके 4 प्रमुख विषय भी हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, तीसरा है MSME और चौथा है मध्यम वर्ग। 4 विषय हैं इसके। तो 4 मुख्य जातियों पर ध्यान दिया गया है, 4 मुख्य विषयों में इसको बांटा गया है। ठीक है। बात कर लें बजट के बारे में। पहले सिंपल सी बात करेंगे। बजट क्या है? आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या बताया गया है कि बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में प्रावधान है कि बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है। लेकिन याद रखना, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में। ठीक ना? ये बात हमें जरूर याद रखनी। होता क्या है ये? लिख लीजिए। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है। ठीक है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है राजस्व बजट। राजस्व बजट में क्या क्या शामिल होता है? कर और गैर कर, राजस्व प्राप्ति व व्यय। मतलब कर, गैर कर, राजस्व प्राप्ति और व्यय राजस्व बजट में शामिल होता है। और दूसरा भाग है पूंजीगत बजट दूसरा पार्ट है। इसमें पूंजीगत प्राप्ति और व्यय ये दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। बजट को तैयार करने का काम किसका है? तैयार कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग इसे तैयार करता है। ठीक है। और याद रखना, यही आर्थिक मामलों का विभाग जो है एक नोडल निकाय है। मतलब बजट तैयार करने का एक नोडल निकाय है आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है। इसमें क्या होता है? सभी विभाग जो मंत्रालय हैं, उनके अधीनस्थ जो प्राधिकरण होते हैं, उनसे जो प्राप्त व्यय है या प्राप्ति है, उन सबके विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। सभी विभागों, मंत्रालयों, जो प्राधिकरण हैं, उन सबके खर्च और इनकम है ना, दोनों के विस्तृत अनुमान के आधार पर बजट को तैयार किया जाता है। ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं, बजट जो है ना नगद आधार पर तैयार किया जाता है। नगद आधार पर तैयार किया जाता है, ये भी याद रखना है। मतलब कहने का क्या है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में जो प्राप्त या भुगतान होने की उम्मीद होती है, उसी के आधार पर बजट को तैयार किया जाता है।
नगद के आधार का मतलब क्या है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में जो प्राप्त होने वाला है या जो खर्च होने वाला है, मतलब भुगतान होने के आधार पर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके प्रस्तुतिकरण की बात कर लें। प्रस्तुतिकरण की बात करें, देखिए प्रस्तुतिकरण में बात करें तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? प्रत्येक वित्त वर्ष में संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री ही, केंद्रीय वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करते हैं, है ना सर? तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, उनके द्वारा जो बजट पेश होता है ना, वो बजट 2 भागों में प्रस्तुत होता है। 2 भागों में, भाग ए और भाग बी के रूप में। भाग ए में अगर देखा जाए तो ये व्यापक आर्थिक हिस्सा होता है, बजट का व्यापक आर्थिक हिस्सा होता है भाग ए। इसमें सरकार की विभिन्न योजनाएं होती हैं, विभिन्न योजनाएं, परियोजनाएं, विभिन्न घोषणाएं, प्राथमिकताएं, इनकी घोषणा की जाती है। भाग ए में क्या है? सरकार की जो विभिन्न योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी घोषणा की जाती है और विभिन्न क्षेत्रों को धन का आवंटन किया जाता है भाग ए के अंतर्गत। भाग बी के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो भाग बी में देखेंगे तो ये वित्त विधेयक से संबंधित होता है। भाग बी क्या होता है? वित्त विधेयक से संबंधित। वित्त विधेयक से संबंधित का मतलब आयकर संशोधन, अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्तुत किए जाते हैं इस वाले वित्त विधेयक, मतलब भाग बी वाले में। ठीक है, प्रमुख दस्तावेज कौन कौन से होते हैं? बजट भाषण वित्त मंत्री के द्वारा, है ना, बजट भाषण होता है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। आर्टिकल लिख सकते हैं 112 के तहत वाला जो प्रावधान है। दूसरे में अनुदान की मांग होती है, ये हमने पॉलिटी में पढ़ा भी है। अनुदान की मांग होती है आर्टिकल 113 के तहत। फिर वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक आर्टिकल 110 के तहत। ठीक है, इसके अलावा FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय, ठीक है, नीति वक्तव्य इसमें क्या शामिल होता है? इसमें लिख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, एक ये ध्यान रखिए। दूसरा इसमें मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति और रणनीति वक्तव्य होता है। ठीक है, रणनीति वक्तव्य होता है। अब बात करें इसके प्रमुख चरणों की। प्रमुख चरण इसके कौन कौन से होते हैं? प्रथम चरण क्या है? संसद में बजट पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश। फिर क्या होगी? सामान्य चर्चा होगी। कहाँ पर भाई? दोनों सदनों में।
दोनों सदनों में सामान्य चर्चा होगी। फिर स्थायी समितियां क्या करेंगी? स्थायी समितियां जांच करती हैं। किसकी जांच करती भाई? अलग अलग मंत्रियों के अनुदान के मांगों की। अलग अलग मंत्रियों के अनुदानों की मांग के, ठीक है, मांग की जांच करती हैं। ओके। इसके बाद क्या होता है? अनुदान मांग की चर्चा, अनुदान मांग की चर्चा और मतदान होता है। कहाँ पे? लोकसभा में, लोकसभा में। और अंतिम चरण क्या है इसका? विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। विनियोग का मतलब सर? विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। तत्काल व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के समेकित कोष से सरकार को अग्रिम भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? याद रखना, 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री का ये 7वां बजट है ना? 7वां बजट है। इस 7वां में आपको याद रखना है 5 पूर्णकालिक बजट और एक अंतरिम बजट भी इसी में शामिल है। 5 पूर्णकालिक बजट और एक अंतरिम बजट भी इसी में शामिल है। ठीक है, हमने पहले बताया ये 4 मुख्य विषयों पर आधारित है ना? अच्छा, इस बार के बजट की प्राथमिकता क्या है? बजट की प्राथमिकता, अंतरिम का सर नहीं, नेटवर्क बजट तो क्या है? बजट की प्राथमिकता चतुर्दिक समृद्धि और सशक्त विकास का पथ। विकास का पथ कैसे ये होगा? चतुर्दिक समृद्धि, सशक्त विकास का पथ कैसे होगा? तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। ठीक है, विनिर्माण और सेवा। तीसरा लिखिए अवसंरचना। ठीक है, अगला लिखिए रोजगार कौशल, रोजगार और कौशल। ठीक है, अगला लिखिए शहरी विकास। अगला लिखिए नवाचार, अनुसंधान और विकास। ठीक है, अगला लिख लीजिए समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। अगला लिख लीजिए ऊर्जा संरक्षण
एक और लिख लीजिए, नई पीढ़ी के सुधार, नई पीढ़ी के सुधार। ठीक है, ये बजट की प्राथमिकताएं कि कौन कौन सी हैं, तो ये 9 भाग हैं इसके। ठीक है ना। और जो बजट की प्राथमिकताएं हैं, इसमें सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए ही इनको 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। ठीक है, ये 9 प्राथमिकताएं हैं। हो गया भाई, नई पीढ़ी या अगली पीढ़ी। चलिए, अब बात करें, सबसे पहले तो यही है ना, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन। तो कृषि में उत्पादकता, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, अनुकूलनीयता, जो लचीलापन लिखवाए हैं ना वही अनुकूलनीयता है। ठीक है ना, बात समझे। तो लचीलापन अगर आए ऑप्शन में या अनुकूलनीयता आए तो आपको सही करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, क्या क्या करना किया जाएगा इसमें। तो एक तो ये याद रखिए इसमें कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए देश के 400 जिलों में, देश के 400 जिलों में खरीफ फसलों का, खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल सर्वेक्षण किसका, खरीफ फसल का, रबी की बात नहीं, सिर्फ खरीफ की बात है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा 5 राज्यों में क्या होगा, 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, जारी किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। ठीक है, और क्या किया जाएगा, झींगा मछली ब्रूड स्टॉक के लिए, ब्रूड स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का, केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए, नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि व रोजगार सृजन में तेजी लाने। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इस कृषि में उत्पादकता अनुकूलनीयता के लिए सरकार ने क्या किया है, परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की है। परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की है। क्यों की है, कि उत्पादकता बढ़ाई जा सके और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर दिया जा सके। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परिवर्तनकारी
कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा। किस लिए? उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए। ठीक है, जोर देने के लिए। ठीक है, इसी में इन्होंने ये भी बोला है कि 32 किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली किस्में जो जलवायु अनुकूल भी होंगी जारी की जाएंगी। 32 कृषि, ठीक है, कृषि फसल की जो कृषि किस्में और बागवानी फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी जो उच्च पैदावार वाली होंगी, जलवायु के अनुकूल जैसी भी होंगी। ठीक है, ठीक ना? यस सर। इसी में बोला गया है अगले 2 साल के लिए क्या होगा, लिख लीजिएगा। 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता, प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता के रूप में, अब इसमें आप लिख सकते हैं प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था, मतलब वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी उसमें शामिल होगा और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल रहेगी। ठीक है ना? ओके, इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से होगा? प्राकृतिक कृषि का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाएगा? क्रियान्वयन लिख लो, किसके माध्यम से होगा? क्रियान्वयन होगा वैज्ञानिक संस्था व इच्छुक ग्राम पंचायत के माध्यम से। जिसमें और लिख लो, इसी में एक चीज और लिख लो, 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक ना? हो गया। अब देखिए, जैसे दलहन और तिलहन मिशन है, तो दलहन और तिलहन मिशन के लिए सरकार ने क्या किया कि इसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया है। दलहन और तिलहन के मामले में सरकार, मतलब देश को आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने 3 चीजें ध्यान में रखी, उत्पादन भी, वितरण भी, भंडारण भी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जी सर। फिर सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की अगर बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रमुख सब्जी उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक, या फिर सिर्फ लिखो प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ठीक है, हो गया। इसमें जो उपज का संग्रहण, भंडारण, विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन इसमें रहेंगे।
किसान उत्पादन संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। किसके लिए? सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए। ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्या है? वही डीपीआई वाला हमने जो बताया था सबसे पहले, बताया था ना वहाँ पे, ये डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ फसलों का, है ना। ठीक है। इसमें एक चीज चाहे तो लिख सकते हैं, 6 करोड़ किसान, इसी में 6 करोड़ किसान और उनके जमीन के ब्यौरे को किसान तथा जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, हो गया भाई। सर एक बार फिर से रिपीट करें। सरकार ने रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं का जिक्र किया है। और ये जो योजनाएं होंगी वो ईपीएफओ में नामांकन और पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिन्हित करने तथा कर्मचारी नियोक्ता को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगी। ये जो 3 योजनाएं हैं ना, कैसी होंगी? ईपीएफओ में नामांकन, ठीक है, पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिन्हित करने, ठीक है, अभिचिन्हित करने, कर्मचारी और नियोक्ता को सहायता प्रदान करने पर आधारित। ठीक है, सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे। अब इसमें जो पहली बार रोजगार पाने वाले हैं, सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। जो औपचारिक क्षेत्र में कामगार के रूप में नवनियुक्त होंगे, उन सबको 1 महीने का वेतन मिलेगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार जो रोजगार पाने वाले कर्मचारी होंगे, उनको 1 महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 3 किस्त में किया जाएगा। और उसकी जो किस्त होगी वो करीब होगी 15,000 की, अधिकतम जो होगा वो 15,000 का होगा। ठीक है। इसमें जो पात्रता सीमा है वो 1 लाख का मासिक वेतन होगा। इस योजना से 2.10 करोड़ युवाओं के लाभान्वित होने की उम्मीद है। ठीक है ना, यही बात हुई है। पहली बार रोजगार पाने वाले जो होंगे उनको 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अधिकतम। और इनकी जो पात्रता सीमा है वो 1 लाख रुपए मासिक वेतन की होगी। 2.10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। दूसरी योजना क्या है? दूसरी योजना है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन है दूसरी योजना। इसमें क्या होगा? विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजित किया जाएगा। अतिरिक्त रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तो ये याद रखना है, इससे करीब 30 लाख युवा व नियोक्ता लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरी योजना है नियोक्ता को सहायता। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें अतिरिक्त जो रोजगार को शामिल किया जाएगा, सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। और प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में जो नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 साल तक 3,000 रुपए प्रतिपूर्ति की जाएगी हर महीना। जो प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी होंगे ना, ये
अतिरिक्त रोजगार या अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में जो नियोक्ता होंगे उनके ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 साल तक 3,000 रुपया प्रति माह की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, इससे करीब 50 लाख व्यक्ति को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए एक चीज ये याद रख लो कि महिलाओं और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं और छात्रों पर विशेष ध्यान के रूप में क्या है? कामकाजी महिला के लिए क्या काम होगा? कामकाजी महिला के लिए हॉस्टल, शिशुगृह की स्थापना। ठीक है, झींगा उत्पादन निर्यात लिख लीजिएगा, तो छोड़िए। झींगा उत्पादन निर्यात, इसमें क्या होगा? झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है ना। अब तीसरी प्राथमिकता है प्राथमिकता थर्ड क्या है? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। इसमें क्या है? मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में सुधार की बात की गई है कि उसको मतलब इसमें जो इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो सभी पात्र लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा, जिससे कि उनकी क्षमताओं में सुधार करके उनका सशक्तिकरण किया जाए। इसमें आप लिख सकते हैं जैसे शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं, एससी हैं, एसटी हैं। ठीक है, महिला उद्यमी, स्ट्रीट वेंडर, इन सब की विशेष बात हुई है। इन सब के आर्थिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या किया है? जैसे जो प्रधानमंत्री स्वनिधि नाम सुना होगा, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि। ठीक है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड अप इंडिया, इन्हीं सभी पहलों में तेजी लाना है। मतलब शिल्पकार, कारीगर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एससी एसटी, महिला उद्यमी, स्ट्रीट वेंडर्स जो होंगे, इनके आर्थिक क्रियाकलापों को में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या किया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया, इन जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। ठीक है, एक योजना है पूर्वोदय। योजना, इसमें क्या है? पूर्वोदय योजना देखें तो इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, लिख लीजिएगा, शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए यह तैयार की जाएगी। तो क्या तैयार की जाएगी? पूर्वोदय योजना।
इस योजना में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? तो मानव संसाधन विकास शामिल होगा, मानव संसाधन विकास इसमें शामिल होगा, अवसंरचना शामिल रहेगी, अवसंरचना, सर स्पेशल ठीक है। स्पेशल पैकेज तो इसमें सरकार वाली अवसंरचना बात। भी है, अवसंरचना, और इसमें आर्थिक अवसर का सृजन, आर्थिक अवसर का सृजन शामिल है, ठीक है, जिससे कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाई जा सके। एक बात हुई है औद्योगिक गलियारे की, अमृतसर, कलकत्ता औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारा। इसमें बात करें तो बिहार से भी, बिहार बीपीएससी देना है थोड़ा सा, तो गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता, गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता, ये याद रखने की जरूरत है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये जो मॉडल अपनाया जाएगा ना, इसमें विकास भी और विरासत भी, क्योंकि गया प्राचीन भारत के इतिहास में भी बड़ा प्रसिद्ध रहा, नहीं है ना, भारतीय प्राचीन केंद्रों के केंद्र के रूप में है। औद्योगिक केंद्र तो है, सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। इसी में बिहार में निवेश क्या क्या होने वाला, बिहार में निवेश की बात कर लें तो 26,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, 26,000 करोड़ रुपया किसमें खर्च होगा? एक तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दूसरा बक्सर और भागलपुर एक्सप्रेसवे, भागलपुर एक्सप्रेसवे, ठीक है। तीसरा बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा, दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना, सड़क संपर्क परियोजना। इसके साथ में अगर देखेंगे तो बक्सर में गंगा नदी पर, गंगा नदी पर क्या होगा भाई? 2 लेन वाला अतिरिक्त पुल भी बनाया जाएगा, इतने में, ठीक है ना। 21,400 करोड़ रुपए, सर आप बोले कि 2 ठीक है। लेन वाला पुल हो। अब 21,400 करोड़ रुपए की लागत से क्या होगा? विद्युत परियोजना के लिए खर्च होगा, विद्युत परियोजना शुरू होगी इसमें, ठीक है। विद्युत परियोजना भी कौन सी? एक तो पीर पैंती, पीर पैंती जो कितनी होगी? 2400 मेगावाट की एक परियोजना, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है कितना लागत में। और भी कई सारी परियोजनाएं होंगी, विद्युत परियोजनाएं, लेकिन एक इसमें पीर पैंती भी शामिल है, ठीक है। साथ में देखेंगे तो बिहार में हवाई अड्डे, हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, खेलकूद अवसंरचना का निर्माण भी होगा, अवसंरचना का निर्माण, ठीक है। बिहार है ये। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र सर प्रदेश, क्या लिखे हैं? पीर 35 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन 2400। अधिनियम। पहली बात तो चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए, यहां पर एक है पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना,
पोलावरम। सिंचाई परियोजना से क्या होगा? आंध्र प्रदेश वहाँ के किसानों की जीवन रेखा है ये पोलावरम सिंचाई परियोजना। इसका वित्त पोषण करके इसे जल्दी ही पूरा किया जाएगा। ठीक है, इसका वित्त पोषण किया जाएगा। यहाँ पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा। ठीक है, फिर विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक गलियारा। यहाँ पे एक है कोप्पार्थी, कोप्पार्था क्षेत्र, याद रखना, कोप्पार्था क्षेत्र इसी में पड़ता है, विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा में। और इसके साथ साथ हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा पे एक जगह है ओरवाकल क्षेत्र, ओरवाकल क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? देखो एक तो ये तो ठीक है, बाकी इन दोनों क्षेत्रों में क्या होगा? पानी, बिजली, रेलवे, ठीक है, सड़क का विकास होगा। ठीक है, विकास होगा, इसके लिए निधियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये क्या है? ठीक है, रायलसीमा, रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र को भी अनुदान दिया जाएगा, पिछड़े क्षेत्र को भी अनुदान दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत क्या काम हुआ है? पीएम आवास योजना, इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान की घोषणा हुई है। सर हैदराबाद की ठीक क्या है, लिखे हैं? हैदराबाद। बात अगर देखो महिला और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं की बात की जाए तो उनके लिए 3 लाख करोड़ से अधिक के आवंटन की व्यवस्था की गई है। महिला और बालिका से संबंधित, मतलब इन दोनों को लाभ देने संबंधित जो योजनाएं हैं उनकी बात है। 3 लाख करोड़ आवंटन, 3 लाख करोड़ प्लस आवंटन। ठीक है, इस इतने की व्यवस्था की गई है। जी सर। फिर देखें तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, उन्नत ग्राम अभियान, इसमें देखिए सीधी सी बात है, अगर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय नाम है तो इसमें जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या किया होगा? जनजातीय बहुल गांव, बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में, आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवार, सभी जनजातीय परिवार को कवर किया जाएगा। ठीक ना, पूरा आकांक्षित जिले को नहीं कवर किया जाएगा, बल्कि आकांक्षित जिले में जो जनजातीय परिवार होंगे उनको कवर किया जाएगा, है ना? बात समझ आई? तो ये बात याद रखना। इसमें अगर देखेंगे तो करीब 63,000 गांव शामिल होंगे, 63,000 गांव शामिल होंगे और 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक ना, लाभ मिलेगा पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से। ओके, हो गया। एक जी योजना सर हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखा की, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखा है। किसकी शाखा खुलेगी?
भारतीय डाक भुगतान बैंक की सर पूर्वोत्तर में करीब एक असम हजार असम शाखाएं मेघालय में खोली तब ना। जाएंगी। हाँ, 1000 शाखाएं करीब खोली जाएंगी। सॉरी, 1000 बोले थे, 100 से अधिक शाखाएं, 100 प्लस शाखाएं खोली जाएंगी। इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है। अब बात करें तो प्राथमिकता 4 की। प्राथमिकता 4 में क्या है भाई? विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण और सेवाएं। ठीक है। इसमें एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात है। ठीक है। और साथ में श्रम प्रधान विनिर्माण पर ध्यान है। ठीक है। एमएसएमई के लिए एक ऋण योजना भी शुरू हो रही है। कौन सी? ऋण गारंटी योजना। ठीक है। और ये ऋण गारंटी जो योजना होगी वो कैसी होगी? तृतीय पक्ष गारंटी के बिना, तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए ये ऋण जो दिया जाएगा, किसके लिए दिया जाएगा? मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए दिया जाएगा। खरीद के लिए दिया जाएगा। अब तृतीय पक्ष गारंटी के बिना भी दिया जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज और लिख लेना, जितने भी आवेदक होंगे, मतलब प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ तक का गारंटी कवर देने के लिए, स्वावित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी अलग से। स्वावित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी। ठीक है। एमएसएमई के लिए अगर कोई ऋण लेता है, जो आवेदन करेगा उस आवेदक के लिए है कि 100 करोड़ तक गारंटी कवर देने के लिए स्वावित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी। लेकिन जो ऋण राशि होगी वो इससे अधिक भी हो सकती है। ठीक है। ओके। मुद्रा ऋण की बात करें, मुद्रा ऋण की अगर बात करें, अब ये पहले 10 लाख होता था, है ना? अब 20 लाख, अब 20 लाख कर दिया गया। अब ये तरुण के श्रेणी में आएगा, है ना? तरुण की श्रेणी में आएगा। तरुण में क्या होगा? हैं? और ये 10 से 20 लाख जिन्होंने तरुण श्रेणी में ऋण लिया भी होगा और उसने चुकाया भी होगा, उसी को मिलेगा भी, सबको नहीं मिलेगा। तरुण श्रेणी के सभी व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, बल्कि ये तरुण श्रेणी में जो ऋण लिया है, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और उसने ऋण को चुका दिया है, उसी को ये ऋण मिलेगा। बस पहले 10 लाख मिलता था, अब 20 लाख मिलेगा। ठीक है। एमएसएमई पढ़ रहे हैं ना अभी, तो एमएसएमई में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाई स्थापित करने के लिए क्या किया जाएगा? स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक ना?
इसके अलावा नेशनल एक्रेडिटेशन लिखिएगा तो नेशनल एक्रेडिटेशन डिटेशन है एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग बोर्ड फॉर बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है। एक ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किया जाएगा, निर्यात केंद्र बनाया जाएगा। और क्यों बनाया जाएगा ये? और ये भी किस पे? पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर। ठीक है ना। क्यों बनाया जाएगा? पारंपरिक कारकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद को बेचने के लिए सक्षम बनाने हेतु ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। मतलब एक ही छत के नीचे व्यापार निर्यात संबंधी सेवाओं की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है। ये हमें याद रखना है। इंटर्नशिप, शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप, ये क्या होगा? 500 कंपनियां हैं, 5 साल, 1 करोड़ युवा। ठीक है ना। 500 कंपनियों में 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को क्या मिलेगा? इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। कितने महीने के लिए? 12 महीना के लिए। ये भी ध्यान रखना है। इंटर्नशिप भत्ता भी मिलेगा। इंटर्नशिप भत्ता कितना मिलेगा? 5,000 प्रति माह। इसके अलावा भत्ता तो मिलेगा 5,000 रुपये महीना, उसके अलावा 6,000 रुपये मिलेगा एक बारगी सहायता। पीपीपी के बाद क्या लिखे? मोड, पीपीपी मोड। ठीक है। 6,000 रुपया एक बारगी सहायता, भत्ता मिलेगा 5,000 रुपया महीना। ठीक है। 12 महीने तक इंटर्नशिप होगा, 1 करोड़ युवा को मिलेगा 5 साल तक। ठीक है। बस 500 कंपनियों में। क्लियर हुआ इतना? और जो कंपनियां इंटर्नशिप कराएंगी उनसे ये भी उम्मीद है कि जो प्रशिक्षण लागत होगा, जो इंटर्नशिप लागत होगा, उनका 10% कम से कम CSR के रूप में खर्च करें। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे, स्क्रीन थोड़ा सा और नीचे। ये जो MSME क्लस्टर की बात है ना, MSME क्लस्टर, इसके लिए सिडबी 3 साल के लिए क्या करने वाली है? जो सभी प्रमुख MSME क्लस्टर्स होंगे उन्हें सेवाएं देने के लिए जो अपनी पहुंच बढ़ानी होगी, उसके लिए नई शाखा खोलेगी। ठीक है। ओके। ये हमें याद रखना है। और ये ठीक है। औद्योगिक पार्कों की स्थापना की भी बात है।
तो ये याद रखना, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। 12 औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी गई है। ठीक है। सरकार नगर आयोजन से संबंधित योजनाओं का बेहतर उपयोग करके राज्य और निजी क्षेत्र की साझेदारी से ये ध्यान रखना, 100 शहर या फिर उसके आसपास के संपूर्ण अवसंरचना निवेश के साथ प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने में सहायता करेगी। क्यों करेगी? योजनाओं का जो नगर आयोजन से संबंधित योजनाएं हैं उनका बेहतर उपयोग करने। ठीक है। राज्य और निजी साझेदारी का मतलब पीपीपी। सर निवेश के बाद क्या लिखे हैं ऊपर? निवेश के प्लग एंड प्ले। ठीक है, ये याद रखना। इसके साथ साथ ये भी याद रखना, औद्योगिक कामगारों के लिए बीजीएफ सहायता। बीजीएफ का चाहे फुल फॉर्म लिख सकते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसका फुल फॉर्म है ये। बीजीएफ सहायता सर इसलिए नहीं दिख रही। और एंकर उद्योग की प्रतिबद्धता के साथ क्या किया जाएगा भाई? डोरमेटरी आवास। ठीक है, और ये भी किस पे रहेगा? पीपीपी मॉडल पर। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे। ठीक है ना? ओके, हो गया। एक और है महत्वपूर्ण खनिज मिशन। ये क्या है? महत्वपूर्ण जो खनिज ना, उनका घरेलू उत्पादन, उसमें रिसाइकलिंग, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, घरेलू उत्पादन खनिजों का लिख लीजिए, सभी खनिजों का नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण लिखा ना, महत्वपूर्ण खनिजों का घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्ति का अधिग्रहण करने के लिए लिखो। ठीक ना? इसमें और भी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे इसमें प्रौद्योगिकी विकास भी शामिल होगा, प्रौद्योगिकी विकास शामिल रहेगा, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक दायित्व फ्रेमवर्क। ठीक है, और उपयुक्त वित्तीय तंत्र, ये भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है,
ठीक है भाई। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वही है कि योजना, ऋण ऋण है, ई कॉमर्स है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, विधि, न्याय है, लॉजिस्टिक, एमएसएमई, सेवा सुपुर्दगी, यही सब रहेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए किसको देखिए प्लेटफॉर्म एक पॉइंट इसमें ऋण वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त अधिग्रहणों की स्थापना, अतिरिक्त अधिकरण की स्थापना, एक ये भी मुद्दा है इसमें। ठीक है, एक योजना है शहर से संबंधित है, आवागमन उन्मुखी विकास योजना, आवागमन उन्मुखी विकास योजना किसके लिए है? देखो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होंगे ये, अधिक जनसंख्या वाले, करीब 14 शहरों में लागू होगी। ठीक है, 14 शहरों में लागू होगी। शहरों में ही कौन सी? पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना शहरी 2.0। इसमें क्या होगा? 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, 10 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीब मध्यम वर्ग के परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार की आवास जरूरत पूरी की जाएगी। ठीक है, इसके लिए 5 साल में कितना? 5 साल में 2.2 लाख करोड़ रुपया केंद्रीय सहायता मिलेगी, केंद्रीय सहायता मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या किफ़ायती दर पर ऋण सुविधा भी रहेगी। ठीक है, सौ बड़े शहर में क्या क्या व्यवस्था रहेगी? जलापूर्ति की, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें और याद रखना है, इसमें राज्य सरकार हिस्सेदार बनेगी, राज्य सरकार और बहुपक्षीय विकास बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक, इसमें इन दोनों का सहयोग भी रहेगा। ठीक है, सर एक बार बोल दीजिए तो ये। एक चीज और लिखिएगा, प्रत्येक वर्ष 5 साल तक है, याद रखना 5 साल तक, प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहर 100 साप्ताहिक हाट या फिर बोले तो स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की गई है। ठीक है, और ये जो होगी ये पीएम स्वनिधि सफलता के आधार पर चालू होगी, सफलता के आधार पर। ठीक है, ये रहेगा भाई। ध्यान रखना इतना। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में बात करें अगर, तो ऊर्जा सुरक्षा में क्या है? ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, इसमें
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, है ना। ऊर्जा सुरक्षा, इसमें क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, अंतरिम बजट में जैसे घोषणा की गई थी, है ना, तो करीब 1 करोड़ घर इनको प्रति माह कितना, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 करोड़ घर को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए क्या किया जाएगा, रूफ टॉप सोलर प्लांट, है ना, रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अगर देखें तो 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं, पंजीकरण, और करीब 14 लाख आवेदन भी आए हैं, आवेदन प्राप्त हुए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ओके। सर ये अब शुरू होगा। विद्युत भंडारण में एक पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी परियोजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, इसमें क्या होना है, इसमें लिख लीजिए एनटीपीसी और भेल, BHEL भेल, ये दोनों क्या करेंगे, इसका उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग करके 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेंगे, ठीक है। एक और नाम लिखिएगा, हार्ड टू एबेट उद्योग के लिए रोड मैप तैयार किया गया, ठीक है। रोड मैप कैसा होगा, ऊर्जा दक्षता की बजाय क्या होंगे, उत्सर्जन लक्ष्य का रास्ता तय करेंगे, मतलब ऊर्जा दक्षता की बजाय उत्सर्जन लक्ष्य का रास्ता तय किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर बोला जाए तो हार्ड टू एबेट जो उद्योग हैं इनका परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड से इंडियन कार्बन मार्केट, ठीक है, में परिवर्तित करने के लिए नियम बनाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया गया है, सुदृढ़ करने के लिए क्या किया गया है, पहली बात तो ये याद रखना 5 साल तक के लिए योजना है इसकी, 5 वर्ष तक के लिए है। और अगर देखें तो कितने का प्रावधान है, तो 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जीडीपी का कितना है, ये जीडीपी का 3.4% इसके लिए दिया गया है,
ठीक है। ठीक है। और अगर अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य अपने अवसंरचनाओं में निवेश करते हैं, राज्य सर सर अवसंरचना निवेश अवसंरचना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? अवसंरचना निवेश अगर हो रहा है तो उसमें एक चीज ये लिख लेना, 1.5 लाख करोड़, एम आई 1.5 लाख ऑडिबल? करोड़ दीर्घावधिक सपना दीर्घावधिक मेरी आवाज आ रही है? ब्याज सपना मेरी आवाज ब्याज रहित जानबूझ के सर इग्नोर कर रहे, कितने ढीठ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये क्या है भैया? जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मेरे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें क्या है, 25,000 ग्रामीण बसावट के लिए, ग्रामीण बसावट के लिए क्या किया जाएगा भाई? 12 मासी सड़क, पहली बात तो 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए भी क्या होगा इसमें? प्रधानमंत्री ग्राम, ठीक है, सड़क योजना चरण कौन सा हो जाएगा? चौथा लागू किया गया, शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 भी शुरू किया जाएगा। ओके। सिंचाई बाढ़ के मामले में अगर बात करें तो 11, देखिए, कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बैराज, ठीक है, इसके लिए 11,500 करोड़ रुपया आवंटन किया गया। ये जो 11,500 करोड़ रुपया दिया गया है, इसमें इनके प्रदूषण न्यूनीकरण का भी मामला है, प्रदूषण न्यूनीकरण को भी देखा जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी अन्य सिंचाई परियोजनाएं जो कुछ स्कीमें नई होंगी उन सब के लिए, मतलब 11,500 करोड़ रुपया आवंटित है, ठीक है, सिंचाई और बाढ़ उपशमन से संबंधित। इसको चाहे तो लिख लो, सिंचाई बाढ़ उपशमन, ठीक है, ये लिख लेना। सिंचाई बाढ़ उपशमन परियोजना में खास करके कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, इन सब में भी परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी, ठीक है। पर्यटन का व्याप, देखो, पर्यटन के मामले में देखना एक चीज, गया से 2 चीजों का नाम ज्यादा है, विष्णुपद मंदिर और बोध गया, सॉरी, महाबोधि मंदिर, सर ठीक है। हिमाचल पर ये विष्णुपद मंदिर पे क्या किया जाएगा? यहाँ पर एक कॉरिडोर बनेगा और महाबोधि मंदिर में भी एक कॉरिडोर बनेगा, और ये दोनों का विकास कैसे हो रहा है? काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर, ठीक है। राजगीर, ये भी बिहार में है। राजगीर में क्या हुआ है? राजगीर में एक जैन मंदिर परिसर है, याद रखना। इसमें जो 20वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था मुनि सुब्रत का मंदिर है, ये याद रखना, ठीक है। राजगीर में ही सप्तऋषि जल, गर्म जल का एक ब्रह्मकुंड भी है ना,
सप्तऋषि गर्म जल का स्रोत है। मतलब यहाँ पे 7 धाराएं मिलती हैं एक साथ, ठीक है। अब ये बनाती हैं ब्रह्मकुंड। ये ब्रह्मकुंड। बताइए ना। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा को भी पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा ही लिखो सीधे, ठीक है। सर नालंदा वो जो पुराना जो नालंदा के अवशेष थे उसी के पर्यटन ऊपर बनाया केंद्र गया के या रूप में अलग बनाया गया है? क्या, बगल में ठीक है। पहले वाला हाँ, नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे ओडिशा। ओडिशा उड़ीसा में दर्शनीय सौंदर्य, मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्य अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य, प्राचीन समुद्री तट, इसे एक श्रेष्ठ पर्यटन। ओडिशा को में भी पर्यटन की सुविधा है ना। पर्यटन सुविधा विकास के लिए क्या करेगी? वित्तीय सहायता देगी। लिखिएगा, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए, प्रोटोटाइप विकास के लिए क्या किया जाएगा भाई? लिख लीजिए, अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फंड की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हम बात करें, इसी में एक चीज़ और याद रखना, अंतरिम बजट में इसी मतलब अनुसंधान और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था, है ना। रुपये का प्रावधान हुआ था अंतरिम बजट में। किसके लिए? जो वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार है उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। हम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्या है? 10 साल में, पहली बात तो ये याद रखो, 10 साल में कितना बढ़ाना है? 5 गुना बढ़ाने के लिए कितना दिया गया? 1000 करोड़ रुपया, ठीक है। उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था, उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है।